अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, गुज़श्ता कुछ महीनों से पनामा केस का बहुत चर्चा है। क्या हकीकत, क्या फसाना, ये मसला बहुत पेचीदा है। ये अंदेशा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया जा सकता है और शरीफ खानदान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई हो सकती है। वो कौन से कानून तहत होगी और इन कवानीन की क्या तारीख है, ये जानने के लिए हमने माजी और हाल के वकला एसोसिएशन और बार के रहनुमाओं को जहमत दी है, जिनमें सैर फहरिस्त है जनाब आबिद हसन मिंटो साहब। आपने 1955 से वकालत शुरू की। आप सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। मुल्क के अहम तरीन मुकदमात में आप अपनी खिदमात हैं। हैदराबाद साजिश में भी आप बतौर वकील पेश हुए। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, वजीर कानून, साबिक सेनेटर रह चुके हैं। आपकी मुस्लिम लीग काफ से भी वाबस्तगी। भून साहब लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं और हाल ही में आप पाकिस्तान बार काउंसिल के नायब सदर मुंतखब हुए हैं। आप ही ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया है और मुतालबा किया है कि वजीर आजम मुस्तअफ़ा जाएं। नाजरीन, आइन का आर्टिकल 62-63 हमारे कानून में हमेशा से था, जो सियासतदान को पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए अहल और नाअहल होने का तयन करता है। मगर माजी में यह आर्टिकल मारूजी बुनियाद पर था, जैसे कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन पर कोई जुर्म साबित हो, इलेक्शन लड़ने वाला फर्द सजा याफ्ता हो या दिमागी तवाजुन खो बैठा हो, इन्हीं बुनियादों पर कोई ठहर सकता है। साबिक आमिर जनरल जियाउल हक ने 1985 में 8वीं तरमीम मुतारिफ करवाई, जो हमेशा से मुतनाज़े रही। इन्हीं तरमीमों के 62-63 में भी तरामीम की गई, जो आज भी मौजूद हैं। इन शिक्कों के जरिए पार्लियामेंट में आने वाले पार्लियामेंटेरियन या उम्मीदवारों की छान भटक भी हो सकती है और पार्लियामेंट में आने के बावजूद इन पर ये सादिक और अमीन की तलवार झूलती रहती है, जिसकी बुनियाद पर इनकी छुट्टी हो सकती है। इससे जन्म लेते हैं। सादिक और अमीन के दायरे में कौन कौन आ सकता है? इसके इस्तेमाल से क्या सियासी मैदान में नेक लोग आ जाएंगे या पूरा सियासी मैदान खाली हो जाएगा? सादिक और अमीन सिर्फ सियासतदानों को होना चाहिए या ये शिक इंसाफ देने वालों पर भी लागू होनी चाहिए? शिकें सियासी तौर पर इस्तेमाल होंगी या कानूनी तौर पर इस्तेमाल होंगी? अहम बात यह है, सियासतदानों ने 8वीं तरमीम करते वक्त जियाउल हक के बनाए गए कानून को नहीं छेड़ा। कुछ सियासी जमातें इसको अपनी असल शिकों के मुताबिक लाना चाहती थीं। 1973 के आइन में लाना चाहती थी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुस्लिम लीग नून ने भी इस वक्त उस कानून को छेड़ने की मुखालफत की और अब ऐसा लग रहा है कि यही शिक इनके लीडर को नाअहल करने बन सकती है। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वजीर आजम को घर भेजा जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) कहता है कि उम्मीदवार दाना, नेक, परहेजगार, सादिक और अमीन हों और किसी अदालत ने इसे इन शराइत की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ना ठहराया हो। गुफ्तगू का करती हूँ जनाब आबिद हसन मिंटो से। आबिद साहब, ये बताइए कि इस अदालत ने 184(3) के तहत इस केस को लिया, जिसका मतलब है कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आप को इक़्तिदार दिया, एक सुओ मोटो का एक पावर दी और को ले लिया। अगर ये हमारी आला अदालत इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन देती है और ये केस फिर चला जाता है छोटी अदालतों में, तो उस ऑब्जर्वेशन का क्या असर होगा छोटी अदालतों के ऊपर? देखिए, हमारे मुल्क में अब कुछ अरसे से ये रिवाज है कि हमारी हाईएस्ट कोर्ट्स जो हैं वो चीज़ों को जुरिस्डिक्शन में लेके खुद फैसले करना शुरू कर देती हैं, जो कि हमारे जो जुडिशल तौर तरीका है उसके एक तरीके से बरक्स है, क्योंकि मामलात जो हैं वो अदालतों में चलने चाहिए ना, निचली अदालत से चलने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए। एक प्रोसेस है ना चीज़ों को खंगालने का और उनको का और कानून को वज़ा करने का। लेकिन अब आपने ये काम शुरू कर दिया है कि सब काम शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट अपने गिरफ्त में लेना चाहती है और चीज़ें करना चाहती है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि जब भी कोई इदारा
वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और दूसरा इदारा हो, वो अपने मामलात को तजावज़ करके अपने हदूद से तक जाने की कोशिश करती है और मामलात को तय करने की कोशिश करती है, तो मामलात ख़राब हो जाते हैं, ठीक नहीं होते। देखिए, हमारी अदालती निज़ाम जो है उसका एक सिस्टम है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर खड़ी है जो आखिर में फ़ैसले करती है। ये इसी बात में है कि ये मामलात जो है मुख्तलिफ अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं ताकि उसको दुरुस्त तरीके से खंगाला जा सके। ये नहीं हो रहा। मेरी गुजारिश ये है तमाम इदारों से, वो सुप्रीम को या कोई दूसरा इदारा हो, जिनका ख्वाहिश ये है कि वो अपने हदूद से तजावज़ करके पाकिस्तान के मामलात को तय कर दें, वो ऐसा नहीं कर सकते। और जो ही वो करना चाहते हैं वो सिस्टम को अपसेट करते हैं और उसके नतीजे के तौर पर एक खलबली मच जाती है और कैओस क्रिएट हो जाता है। तो मिंटो साहब, आप गुजारिश क्या करेंगे? में इस वक्त आप सजेस्ट क्या करेंगे? मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि भाई जो तरीका कानून का मौजूद है उसके मुताबिक चलने चाहिए। ये सवालात जो हैं तो 180 को इन्वोक ही नहीं होना चाहिए था, 184(3) को का सहारा नहीं लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 184(3) तो स्पेसिफिक है, उसमें लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात को आप टेकअप करते हैं। ये तो हर पॉलिटिकल मामले को अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये बताइए इससे पहले कि मैं बून साहब की जानिब जाऊं कि एक बहस छिड़ी हुई है कि पहले एक ऑर्डर आया जहां 2 जजेस ने कहा कि वजीर आजम को नाअहल हो जाना चाहिए चूंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फिर ये JIT में मामला गया, फिर वापस आया इसी बेंच के सामने जो अब 3 मेंबर बेंच है। अगर इनमें से एक भी ये फैसला कर ले कि वजीर आजम जाते हैं चूंकि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो जो पहले बेंच का फैसला है उसके अंदर 2 जजेस जमा ये एक जज, तो क्या वजीर आजम नाअहल हो जाएंगे या इन बेंचेस के जो भी डिसीजन है उनको सेपरेटली देखा जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो जिन 2 जजों ने पहले फैसला किया है वो तो प्री मेच्योर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का और अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर चुके हैं। दूसरे 3 जज इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने फर्दर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए मामले को भेजा है। अब वो पहले 2 लोग जिन्होंने पहले फैसला कर दिया हुआ है वो तो नाअहल हैं इस बात के लिए कि वो इस बेंच के ऊपर बैठें। ये मामला तो एक नए बेंच के पास होना चाहिए जो इन तमाम नए शवाहद की बुनियाद के ऊपर फैसला करेगा। जी, एहसन बून साहब, आपका क्या ख्याल है इस मामले के ऊपर? पाकिस्तान बार काउंसिल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि ज़ाहिर है मंटो साहब हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और हमारे बड़े भी हैं और उनकी कानून पे दस्तरस है, आइन पे। ये बात बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाई कि तमाम अदारों को अपने अपने स्फीयर में रहते हुए, अपने ऑर्बिट में रहते हुए काम करना चाहिए, एक अदारे को दूसरे पे ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। और यही बात है कि हमने शुरू से ये बात हमेशा करते रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फोरम इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सूरत-ए-हाल है हमारे सामने, हमने देखा है, मैंने कम से कम मेरी ज़िंदगी का जो मुशाहिदा है, मंटो साहब से बहुत जूनियर हूँ मैंने देखा है कि नेचर का एक प्रिंसिपल है कि जो विशियस सर्कल का बेनिफिशरी होता है अल्टीमेटम भी वही होता है। जैसे आपने फरमाया पहले कि ये तरामीम नवाज शरीफ साहब ने की थी, ज़ियाउल हक ने की थी और उसके बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब भी रहे और इन्होंने ये इंसिस्ट करते इनका हिस्सा हो, कभी इन्होंने इससे फायदा लिया, आज खुद विक्टिम बनने जा रहे हैं। ये तो माजी की बातें हो गई जब साहब, माजी की बातें हो गई। मैं अगली बात करने लगा हूँ। लेट मी, माजी बड़ा रेलेवेंट सारी चीजों को आगे ले जाने के लिए जी। इसी तरह आगे की बात करते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि आप जब ये नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली तो उस वक्त से पहले इसको वेलकम हमारी मौजूदा हुकूमत ने किया, इसलिए कि उस वक्त PTI को जलसा करने जा रही थी तो उन्होंने बहुत शुक्र अदा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, तो PTI ने भी शुक्राना अदा कर दिया कि जी इज़हार तशक्कुर।
ठीक है। अब उसके बाद चीजें हमारा ये ख्याल था कि ये फोरम नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनवाइट करने के बाद पूरी कौम का टाइम लिया, हमने ये मुतालबा किया कि अब बात ये है कि अगर आपने कॉग्निजेंस ले लिया है तो आप इसको कंक्लूड करें, ना कि पूरी कौम का वक्त जाया करें और पूरी कौम और लिटिगेंट पब्लिक जो है वो खार हो रही है और आप एक केस को लेके पूरे 9 महीने। मगर अगर आगे बढ़े, आज आपने एक बहुत अहम तहरीक चलाने का ऐलान किया। मेरी बात सुन। अब अगली बात यह है कि अगर करप्शन का ये है, मेरे से ज्यादा मंटो साहब जानते हैं कि सिर्फ आईन ही नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1976 में के मुताबिक जब भी कोई नॉमिनेशन देता है तो वो अपने एसेट्स और सारी हर चीज़ का डिक्लेरेशन देता है। अगर उसमें से कोई बंदा भी वो मिस करता है, कोई नहीं लिखता, तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। अब इसी सूरत आपका अगर प्राइम मिनिस्टर पे ये एलिगेशन आ जाता है करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का, तो इससे ज्यादा मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए ना भून साहब, रुक जाइए। अहम सवाल आपने उठाया है कि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मगर मिंटो साहब कह चुके हैं कि एक तौर तरीका होता है अदलिया का, पहले केस छोटी अदालत में जाता है फिर बड़ी अदालत में आता है। मगर आपने चूंकि आज बहुत अहम एक कॉल दी है, आपने कहा है कि वकला को कि वो सड़कों के ऊपर आ जाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो वकील हैं, और आप हमेशा बात करते हैं कानून की, तो जो वकील हैं वो इखलाक पर चलते हैं या कानून पर चलते हैं? और मुझे याद है कि आपने ऐलान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम अपना लाएअमल बनाएंगे। तो क्या हुआ कि आप पहले ही सड़कों के ऊपर आ गए? शायद मनीजे आपने वो डिक्लेरेशन नहीं पढ़ा जो हमने 2 महीने पहले दिया था। उस डिक्लेरेशन के मुताबिक हमने ये कंक्लूड किया था, हमारे दोस्तों की कुछ की राय ये थी जो आज भी हमारे से साइड पे चलना चाह रहे थे, कि उनकी राय ये थी कि हम तहरीक का ऐलान करते हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल बीइंग द रेगुलेटर, बीइंग द एपेक्स बॉडी, हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो प्री मैच्योर हो, और इसलिए हमने पूरे मुल्क की बार एसोसिएशंस को इकट्ठा किया, बार काउंसिलों को इकट्ठा किया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वी शुड वेट फॉर द कंक्लूजन ऑफ द JIT। अब JIT का जब आ गया रिजल्ट तो उसके बाद हमारी हुकूमत, हमारे वजीरों ने बजाय ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या JIT ने जो कंक्लूड किया है उसको कानून के मुताबिक, उन्होंने तो बाकायदा पे मैं ये समझता हूं कि ये जजेस का बड़ा हौसला है जो गुफ्तगू करते हैं। ये मंटो साहब बताएंगे कि जो गुफ्तगू ये हमारे मिनिस्टर सारे टीवी पे आके नहीं जाएंगे भून साहब, ये कंटेम्प्चुअस है और कंटेम्प्ट देना चाहिए इन्होंने। इस वक्त हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम सियासत की बात आज नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कानून की। मैं लीगल बात कर रहा हूं, मैं लीगल बात कर रहा हूं। बात सुने, आप जब अदालतों को डराना शुरू हैं, आप जब अदालतों पे हमले शुरू कर देते हैं, आप एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम पे हमले कर देते हैं शुरू, तो आप बार का ये एटलीस्ट ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। और हमने तो अगली बात करूं अभी। अच्छा सर, नहीं भून साहब इधर ही रुक जाए। मिंटो साहब आपके सीनियर हैं, हम सबके सीनियर हैं। भून साहब, अवाम उनको सुनना चाहती है, उनसे भी आपने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए, एक एक करके मुझे लेने दे, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगी। मंटो साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, वजीर आजम अपनी जगह कायम थे, तो JIT ने अपना काम किया, उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट की। वजीर आजम अपनी जगह कायम थे, अपना काम किया, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने JIT तश्कील दी। क्या वजीर आजम का जो केस है वो निपटना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, या पहले ही उनके इस्तीफे का मुतालबा कर देना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है ना कि JIT जो बनाई गई, नाम ही है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। इन्वेस्टिगेटर जो है वो तफ्तीश करता है और अपनी तफ्तीश का रिजल्ट अदालत के सामने पेश कर देता है। की ऑब्जर्वेशन या उसका तहरीर जो है वो फैसला नहीं है, वो तफ्तीश है, और तफ्तीश के ऊपर सबको एतराज़ात करने का भी एतराज़ होता है, हक हासिल होता है। ये तो कॉमन हमारी रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस,
उसके एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स हैं कि तफ्तीश के ऊपर लोग एतराज़ करते हैं, तो इसलिए तफ्तीश के ऊपर एतराज़ करना तो कोई अजूबा नहीं है। कोई JIT को तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये तो जब JIT ने अपनी तफ्तीश की है, लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ात करने ही करने हैं और वो एतराज़ात होंगे और फिर अदालत उसके ऊपर फैसला करेगी। मगर चूंकि आप पाकिस्तान बार काउंसिल के भी सदर रह चुके हैं और आप ओहदे संभाले हैं, क्या वजीर आजम के इस्तीफे का इंतजार, वजीर आजम के जो केस चल रहा है उसका फैसले का इंतजार करना चाहिए या पहले के इस्तीफे का मुतालबा कर देना चाहिए? ये आप किससे पूछ रही हैं? ये मैं आपसे मुझसे पूछ रही हैं जी, मुझसे पूछ रही हैं। तो मेरे कहने के मुताबिक तो अभी मामलात जो हैं वो तफ्तीशी अमल से आगे गुजरे नहीं हैं, किसी अदालत ने कोई फर्म फैसला किया नहीं है, तो इस्तीफ़ा देने या ना देने का, मैं अगर वज़ीर आज़म की जगह होता तो मैं कई अरसा पहले इस्तीफ़ा दे कर चला गया होता। वो एक और बुनियाद है, इखलाकी बुनियाद, पॉलिटिकल बुनियाद, जिस पर मैं इस्तीफ़ा दे देता। लेकिन अगर कानून को उनको मजबूर नहीं कर सकता कि वो इस्तीफ़ा दें। ठीक। और ये बताइए मिंटो साहब कि अगर वजीर आजम कन्विक्ट होने जा रहे होते हैं और कन्विक्ट नहीं होते, उनके खिलाफ कोई भी सबूत प्रूव नहीं होता, उस दौरान क्या वो तौर पे वजीर आजम रह सकते? इखलाकियात की बात अलग। नहीं, इखलाकियात का तो इसमें कोई दखल नहीं है ना, ये तो एक कानूनी मामला है और एक पॉलिटिकल मामला है, दोनों। हमें बड़ा अफसोस है मुझे ये कि हमारे मुल्क में इस वक्त जितने वाक़यात हो रहे हैं वो सिर्फ कानूनी नहीं है, पॉलिटिक्स और कानून उसमें मिक्स अप है। और पॉलिटिक्स चूँकि पार्टीजन होती है, लोग अपनी अपनी नुक्ता नज़र के मुताबिक और अपनी अपनी पार्टियों के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, तो वो चीज़ों को गड़बड़ कर देती है ना, उसमें खलबली मच जाती है, क्योंकि दो मुतज़ाद नुक्ता नज़र उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए कानून के मुताबिक हम लोग जो वकील हैं, और तो एहसन बोन साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि बार एसोसिएशन जो है, जो एक यूनाइटेड फ्रंट है तमाम वकला का, वो आइनी और कानूनी मामलात पर तो कॉमन ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जद्दोजहद हमने की, लेकिन ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर था, मार्शल लॉ थी, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं थी कि इसको हटना चाहिए और आइन को वापस आना चाहिए। वो हमारी यूनाइटेड स्ट्रगल थी, पॉलिटिकल भी थी, लीगल भी थी। लेकिन जब भी आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जब पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, क्या बार के तमाम एहसन भून साहब के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हैं? आए रोज़ मैं देखता हूं कि वहाँ पे ये झगड़े पड़ते हैं और इसमें कशमकश होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बार डिवाइडेड हो चुकी है। जी, तो ये मामलात जो है जरा सोचने वाले हैं साहब, ना? इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लग रहा है कि बार डिवाइडेड है, क्योंकि एहसन भून साहब ने जो कॉल दी थी, कई जगहों के ऑब्जर्व हुई है स्ट्राइक, कई जगहों पे ऑब्जर्व नहीं हुई। एहसन भून साहब से पूछेंगे इसकी क्या वजह, इनका अगला लाए अमल क्या होगा, एक वक्फे के बाद। एहसन ने मुतालबा कर दिया कि वज़ीर आज़म साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, मगर हर मुल्जिम को आर्टिकल 10A जो कहता है कि जी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या आप नहीं समझते कि ये ट्रायल जब तक खत्म नहीं होता, तब तक इसके नताइज नहीं निकलते, तब तक आपको पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए था? मैं आपको मैं तो बड़े पेशेंस वाला बंदा हूँ, इसीलिए मैंने ये सारा चीज़ों को, और जो मंटो साहब ने बात की वो बड़ी जायज़ और सही बात उन्होंने की। बड़े हैं, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं बड़ी देर पहले का रिज़ाइन करके जा चुका होता। उसकी वजह यही बात है वो कि जब आपको एक पूरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और आपके सबॉर्डिनेट्स की टीम और सारी फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट्स के बेसिस पे वो आपको सामने ला के कर दे, तो वो सूरत हाल अखलाकी तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाती है। इखलाकियात की और बात उन्होंने ठीक की, मेरी बात सुन लीजिए और बात, मगर क्या 10A में आप यकीन करते हैं एज ए लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? आपने जो क्वेश्चन किया है फेयर ट्रायल, रिस्पॉन्ड करूंगा। ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ। जी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आपके इस 10A को, आप फिक्र नहीं करें। मैं जो आपको बात करने लगा हूँ, ये भी मंटो साहब ने ठीक फरमाया कि वहाँ डिवीजन है और इसको अवॉइड करने के लिए मैंने पहला जो डिसीजन था दोस्तों का
उसी को कि ताकि बार की यूनिटी जो है मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये एक केस है फैसेट था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके लिए प्राइमा फशाई अगर ये ना मानते तो वाकई ट्रायल होना चाहिए था कि ये फ्लैट हमारे नहीं है। जब इन्होंने मान लिया तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ इन पे था कि मनी ट्रेल देते। मिंटो साहब आपकी जानिब आऊंगी, इसने चूंकि इसके ऊपर बहुत बहस हुई है कि क्या बर्डन ऑफ प्रूफ मियां नवाज शरीफ होना चाहिए था या बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होना चाहिए था जो पिटिशनर थे इस केस के अंदर या जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ तो तमाम उन बातों के अंदर जो कि जिनके कॉन्सिक्वेंसेस क्रिमिनल ऑफेंस की सूरत में या सज़ा और जज़ा की सूरत में निकलते हैं, वो प्रोसिक्यूशन है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कभी डिफेंस पर नहीं होता, सिवाय रेयर चीज़ों में, एक्सेप्शनल चीज़ों में जहाँ लिखा गया जाता है कि भाई डिफेंस के ऊपर उसको ओनस शिफ्ट करता है। आम प्रिंसिपल जो ही है। लेकिन मैं एक आपसे बात फंडामेंटल करना चाहता हूँ, ज़रा मेहरबानी करके इस तरफ तो गौर करें कि ये सारा का सारा किस्सा जो है ये आर्टिकल 62-63 के हवाले से किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 62-63 डे 1 से मौजूद थे, लेकिन 4-5 शिकें थीं उसकी और उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। ये इसमें सारी तरमीम किसने की? ये ज़िया-उल हक के ज़माने में 1985 में बाय ये मार्शल लॉ इंटरवेंशन ये सारी तरामीम इसके अंदर हुई हैं, और ये जो सगेशियस और ऑनेस्ट और अमीन और ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। आप ज़िया-उल हक के ऊपर इसको नाफज करके देखें, क्या वो ऑनेस्ट आदमी जिसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिपोज कर दिया और यहाँ पे कब्जा कर लिया? क्या वो एक ऑनेस्ट आदमी था जिसने कहा कि मैं इलेक्शन कराऊंगा 90 दिन में और उससे मुकर गया? ये सारा का सारा चीज़ जो है एक्सपोज करता है सारी के सारी एक्सरसाइज को। ये सारी एक्सरसाइज प्रोसेस की एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई लीगल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तानी सियासत अपने मातहत करने की आउटसाइड फोर्सेस की कोशिश थी। जी मिंटो साहब, ये तो माजी है, मगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अभी हम 62-63 हमारे पास है। खालिद रांझा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। रांझा साहब, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 10A की, हम बात कर रहे हैं 62-63 की। मिंटो साहब हमारे साथ मौजूद है, एहसन बून साहब भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, एक सेकंड में बात कर रहा हूँ, खालिद रांझा के बोल में 1 मिनट बात करना चाहता हूँ जी, और वो ये है कि क्या आज मेरे इख्तियारात और मेरे राइट्स और मेरा जो ए पॉइंट ऑफ व्यू है कि आर्टिकल 62-63 को एज अमेंडेड बाय द मार्शल लॉ ड्यूरिंग द मार्शल लॉ पीरियड इसको रीओपन किया जाए और इसको चैलेंज किया जाए। इसने हमारे तमाम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्कुल स्टिफल कर दिया है। लोगों का जो ये हक है कि वो चुने कि कौन आदमी ऑनेस्ट है, ठीक है, दुरुस्त है, उसको वोट देना या नहीं देना, वो सब आपने पहले ही तय करके रख दिए हैं। ये सब एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको चैलेंज करना चाहिए। आप मुत्तफिक हैं भून साहब? मैं इनकी मंटो साहब की ये बात है इस तरह इसलिए मुत्तफिक हूँ, और ये मैंने पहले भी बात की थी 62 और 63 के, लेकिन ये उसी खालिक के बच्चों को आप पिछले 35 साल से इन्होंने बिल्कुल नहीं इसको 32 साल से छेड़ा। नहीं, ये बात आपकी सही है, किसी हद तक सही है। और मेरी बात सुन लीजिए जी 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 मनीज़े, मेरी बात सुन लीजिए। 18वीं तरमीम इन्हीं लोगों ने की, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने की। और ये मैं और अगली बात एक आखिरी करता चलूं, मैंने जाना है, आपसे इजाजत लेनी है। मैं मंटो साहब की इस राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। आप ये एक और देखिएगा, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारे जज साहिबान हैं, जो उन जजमेंट्स को आज भी बतौर सपारा सलाम करते हैं, वो मौजूद हैं और हमारे जो रिकॉर्ड पे हैं, उनको किसी ने रिविजिट नहीं किया। यहाँ तो आपके टीवी प्रोग्राम्स और अखबारी तराशों पे फैसले किए हैं हमारे ये पूरी फुल कोर्ट ने, और आप बात कर रहे हैं कि JIT की फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंस एडमिसिबल होगी कि नहीं, जबकि आर्टिकल 96 ऑफ द कानून शहादत बाकायदा अमेंडेड है जिसमें
फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंस एज एडमिसिबल एविडेंस मगर के तौर बून पे साहब, दी जा सकती है। और एक मैं ये सवाल नहीं बार कहता- बार अवाम मैं ये भी कहता उठा हूं रही कि है बून without साहब। fear, जी बून साहब, आप चूंकि जो बार एसोसिएशंस होती है उनका गहरा रिश्ता होता है अदलिया से, और हमने देखा है कि हमेशा बार एसोसिएशंस ही अदलिया को एहतसाब के दायरे में रखती हैं, अकाउंटेबल ठहराती हैं। हमने देखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इस वक्त 4 केसेस जजेस के जो हैं वो आए हुए हैं, उनका कोई फैसला नहीं हुआ। एक जो जज है उनका नाम पैनामा केस के अंदर आया हुआ है, अभी तक उनके ऊपर केस चल रहा है पिछले साल से, उधर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो फिर सवाल तो लोग उठाएंगे कि जब आपने इस्तीफे का मुतालबा वजीर आजम से किया तो आपने अपने सिटिंग जजेस से क्यों नहीं किया बून साहब? हमने बहुत पहले किया था, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस जो चले गए उन्होंने सबसे पहले टेकअप इसी को ही किया, और इसलिए हमने कहा है कि अब बजाय डाइवर्ट करने के इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा। मैं अगली बात जो मंटो साहब ने फरमाई वो भी मैं और अर्ज करूंगा। मैं समझता हूं कि इसके बाद एक ट्रूथ कमीशन बनाए जिसमें जज, जर्नैल, पॉलिटिशियंस, जितने ये लोग 400-500 जिन्होंने अरबों रुपए में इन सारों का कमीशन बना के, लेकिन इसको पहले कंक्लूड कर लें बजाय इसके कि उस बाकी के मामले के साथ उलझाने के इसको साइड पे कर दिया जाए। मगर सवाल ये रांझा साहब कि इसको अगर हम साइड पे कर आजम ना अहल हो जाते हैं 62(1)(f) के तहत, उसके बाद आप बनाते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जहां पे ये आप फैसला करते हैं जिस तरह के मिंटो साहब कह रहे हैं कि ज़ियाउल हक का बनाया हुआ कानून जो है वो हमें नामंजूर है, तो फिर आप सियासी शहीद पैदा कर रहे हैं। लोग तो ये कहेंगे, दानिश्वर ये कहेंगे। मिंटो साहब हमारे उस्ताद हैं, आज भी उस्ताद हैं, और उनकी बात की तर्दीद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, आप जरा 73 का आइन देख लें और मौजूदा आइन देख लें, उसमें कोई ऐसी तरमीम नहीं की गई जो किसी के जाती मफाद में आते। एक दूसरा, कोई नहीं की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हम बाहर बैठ के मुकम्मल करके क्लॉज डाल के अंदर जाकर हाथ खड़े कर देते हैं। तो जैसे मुंटो साहब फरमा रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू रीहैश द होल कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे एक वक्फा लेने दें, आप दोनों ने बहुत अहम बात की है, और इसके ब्रेक के बाद हम आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में सामने आएंगी। क्या यही अदालत मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रायल करेगी या कि ये ट्रायल किसी और कोर्ट में जाएगा? इस अदालत के पास कितने इख्तियारात हैं? ये सब कुछ मैं आप दोनों से पूछूंगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। रान साहब, आपसे मैं पूछूंगी, चूंकि रह चुके हैं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक ट्रायल होता है तो क्या यही अदालत उसका ट्रायल करेगी या ये किसी और अदालत को भेजेगी, जो ये या नैब में भेजेगी? जो ये अदालत है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये एपेक्स कोर्ट है, एपलेट कोर्ट है, और ट्रायल कोर्ट नहीं है। लिहाजा इनको ना ट्रायल का इख्तियार है, ना प्रोसीजर ऐसा प्रोवाइड करता है। ये जरूर ऑर्डर कर सकते हैं कि टू बी ट्राइड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, जैसे मुशर्रफ किया था, होल्ड कि ही इज लायबल, और फिर कहा इसकी ट्रायल हो बिफोर। वी आर गवर्न बाय प्रेसिडेंट्स। मैं समझता हूँ अच्छा प्रेसिडेंट नहीं मैं साइड कर रहा, लेकिन इससे शायद आम प्रेसिडेंट थे भी नहीं, लेकिन एक माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्द को होल्ड किया कि ये है, और फिर कहा इसकी ट्रायल जो है ये फला अदालत करे। तो कौन सी अदालत है जो उस मुल्ज़िम को सजा नहीं देगी? कौन सी अदालत जो उसको बरी करेगी? फिर इट्स ऑल शैम ट्रायल। जब एपेक्स को डिटरमिन कर देती है कि ये आदमी इसका मुजरम है, और उसके बाद ट्रायल करो। मिंटो साहब की भी यही राय थी, मगर मिंटो साहब आपने कहा कि 62-63 जो ज़िया का लाया हुआ कानून है इसको रिविजिट करना चाहिए। रिविजिट कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो अब बाद की बात है। मगर ये बताइए, अगर सियासी बात करें तो जब भी ये सियासतदान पकड़ में आते हैं, जांच पड़ताल होती है, एहतसाब होता है, तो ये हर दफा कंस्पिरेसी की बात करते हैं। तो क्या वाकई में कंस्पिरेसी हो रही है या एहतसाब हो रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो जिस चीज़ को भी चाहें आप साजिश कह सकते हैं, लेकिन ये
जिस तरीके से अब एहतसाब हो रहा है वो तो मुझे ये बताइए ना कि एक सिविलियन गवर्नमेंट इन पावर है। मिंटो साहब, हमने माजी में भी देखा है कि कुछ ऐसे कानून सामने आ जाते हैं जिस तरह के एब्डो, आपको याद होगा अयूब खान के ज़माने में 1956 में उन्होंने इन्वोक किया और कई सियासतदान जो थे वो घर चले गए। एब्डो था इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर करप्शन कम हो गई थी जब उन्होंने करप्शन के खिलाफ ये कानून लाए अयूब खान साहब? और हो ही नहीं सकती। नहीं मुनीज़ा, ये बात आप याद रख लें कि करप्शन का मामला जो है और सिस्टम के अंदर बुनियादी डिफेक्ट्स का जो मामला है वो इस तरीके से ऊपर ऊपर से चीज़ों को ठीक करने के एफर्ट के साथ नहीं ठीक होती। सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग ऑल टुगेदर और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो तो कोई और ही लोग आएंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो तो नहीं ये करेंगे। इसमें कोई शांजा साहब ये बताइए कि एक बहुत बड़ी बहस उठी, वो ये उठी कि कानूनी तौर पे 183(4) के तहत क्या ये अदालत JIT तश्कील दे सकती भी थी कि नहीं तश्कील दे सकती थी? क्योंकि JIT का कोई कानून ऐसा सच मौजूद नहीं था जिसको आप आइन के साथ मिला के पढ़ सकते हैं। ये बात शुरू हुई कमीशन से, फिर बाकी नहीं, जब सारा केस का फैसला हो गया, 2 जज साहब ने अपनी राय दे दी और फिर वही 5 जजेस की राय यही है, अच्छा JIT बना दे। और JIT है वो अक्कासी करती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है दैट ऑफ कोर्स प्लेज द पिवटल रोल ऑफ ओवरव्यूइंग, गोया कि इट बिकेम एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द न्यूएस्ट एग्जांपल आई कैन गिव इज कि आप के सामने एज जज मैं लेके आता हूँ हेबियस पिटीशन, जी मेरे बच्चे को फलां थानेदार ने पकड़ा हुआ है, आप कहते हैं बेलो को मुकर्रर करो। बेलो आम छोटा सा आदमी होता है कोर्ट का, वो जाता है, थानेदार उसको 2 देता है। उस स्टैंड को तस्वर करते हैं जज की टांड लगी, इज एक्सटेंशन ऑफ द कोर्ट। इन द सेम मैनर ये जो JIT बनी है, दैट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मिंटो साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए कि जो भी चार्जेस मियां नवाज शरीफ साहब के पास के खिलाफ आए, पुराने चार्जेस हैं, 80s 90s के हैं, और ये हमारी जो अदलिया है लोअर कोर्ट से गुजर के आए हैं। कुछ कानूनदानों ने इनको क्वाश भी किए। तो अगर मियां साहब को सज़ा होती है, फिर से केसेस खुलते हैं, तो उन जजेस के ऊपर क्या असर होगा जिन्होंने इनको क्वाश किए, या वो लोग जिन्होंने अपील नहीं किए, क्या वो भी अकाउंटेबिलिटी के जद में आएंगे? क्या उनको आना चाहिए? अब ये तो एक लामुतनाही सिलसिला है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क जो है और पाकिस्तान पर वो इस बात का मुतहम्मल हो सकता है कि सब चीज़ें असर नौ खंगालना शुरू करें। वो अब दे हैव टू टेक स्टैंड नाउ और आगे की तरफ देखना चाहिए। मगर मिंटो साहब, टेक अ स्टैंड नाउ एंड आगे की तरफ देखना चाहिए। अगर 62, 63 पे अब कोई भी बात करता है तो है कि ऐसा लगेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए कर रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर मियां नवाज शरीफ साहब 62(1)(f) में नाअहल हो जाते हैं, आप एक बड़े कानूनदान हैं, आपने बड़ी हिस्ट्री देखी है, इसके क्या असरात होंगे लीगली मुल्क के ऊपर तौर पर भी? देखिए, ये एक प्रेसिडेंट ऐसा बन जाएगा जो कि फिर आने वाली नस्लें भी इसको इस्तेमाल करती जाएंगी। क्योंकि मुझे तो अफसोस है कि हम प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ने के लिए और ज़्यादा मैच्योर होने की बजाय हम ज़्यादा डिसरे में हैं और हमें समझ नहीं आती कि रास्ता चला जाए। हमें वी हैव टू गो टू द फंडामेंटल्स और उनको पकड़ के आगे की तरफ जाना पड़ेगा। ये इस तरीके से काम नहीं हो सकता। रांझा साहब, आप रहे हैं PMLQ के साथ, जाहिर है आप एक जमात हैं, मगर आप क्या समझते हैं कि खदशा जाहिर होता है, बाकी सियासी पार्टीज भी कहती हैं, आपको पता है इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक केस जारी है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 62(1)(f) का अगर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, आप इस मुल्क में क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है? मैंने पहले इकरार किया कि मिंटो साहब हमारे, मुझे इनकी बहस याद है जो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और वहाँ इनका बहुत जोर था हाउ टू क्लेंस द कैंडिडेट्स
बिफोर दे कम टू द इलेक्ट्रेट। तो ये जो तरीकाकार है कि सही लोग आए, कम से कम सच्चे तो आए, छोड़ो बात उनके बेईमानी की। बेईमानी करेंगे, बेईमानी छुपाए तो नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक स्कूल में गया बरतानिया में, नहीं मगर मैं आप ये सवाल जी ओके तो मैंने पूछा उस टीचर से कि हमारे बच्चे कैसे हैं, तो उसने कहा दे आर ब्राइटर देन आवर किड्स बट दे आर एवर सो स्लाइटली प्रोन टू टेल लाइज। तो जब तक खुशामद और झूठ दो चीजें आप अपने लीडरान से नहीं निकालते तो तमाम खामियां ऐसी रहेंगी। तो आप नहीं समझते कि 62(1)(f का खात्मा होना चाहिए, जिस तरह मिंटो साहब कहते हैं कि कम से कम उसको रिविजिट होना चाहिए और ज़ियाउल हक की जो शिक्के वो निकलनी चाहिए? रिविजिट तो करेगी, या अदलिया करे या करे इसको पार्लियामान। ठीक, मिंटो साहब आखिरी सवाल, क्या अदलिया को इसको रिविजिट करना चाहिए या पार्लियामान को? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं प्रिफर करूंगा कि पार्लियामेंट करे। ठीक है, बहुत बहुत शो साहब, खालिद रांझा साहब, भून साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। तो कम से कम आपने जो यहाँ पे वकला की राय है, जो हमारे कानूनदान है, राय आपने सुनी। मैं नतीजा आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।